बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। हम लोगों ने बात की थी डीएनए रेप्लिकेशन जो है पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था। तो डीएनए रेप्लिकेशन में हम लोगों ने जो एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, ये जितने भी एंजाइम्स थे उसको डिस्कस किया था एक एक करके, और उनके काम भी डिस्कस किए थे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को डीएनए के लिए जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड हैं उनके फंक्शंस सब याद हैं। अगर फंक्शंस आपको याद हों तो फिर डीएनए रेप्लिकेशन का जो मैकेनिज्म है उसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में। बहुत ही आसान और सिंपल टॉपिक है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन कोशिश की है कि आप लोगों के लिए ये सिंपल हो जाए। चलें मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट करते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन में हमारे पास कुछ स्टेप्स, हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो आसानी होगी। इसमें पहला स्टेप जो है वो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है ये हमारे पास एक एरिया है, रीजन है, जहां से रेप्लिकेशन इनिशिएट होती है। उस रीजन का नाम है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है ये डीएनए रेप्लिकेशन के लिए ये हमारे पास डीएनए का एक स्ट्रैंड मैंने लिया हुआ है, तो आप समझें कि ये डुप्लेक्स है। यहां पर एक रीजन होगी जहां से अब रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट होगा। फर्ज करें एक ये वाला रीजन है, ये ब्लू कलर से बनाया मैंने, और दूसरा जो है वो हमारे पास एक ये रीजन है, एक ये रीजन है। अब ये मैंने दो रेड और एक ब्लू कलर से क्यों बनाया, इसको देखते हैं। जब बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स में सिंगल ओआरआई, ये ओआरआई जो है हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन के जो प्रोसेस में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, इसका दूसरा नाम है ओआरआई भी कहा जाता है। ओआरआई जिसे कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को ओआरआई भी कहा जाता है, और इसको एक और नाम देते हैं रेप्लिकान। रेप्लिकान क्योंकि रेप्लिकेशन यहां से स्टार्ट होती है तो इसको रेप्लिकान का नाम दिया जाता है। अब जब प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो सिंगल ओआरआई मींस यहां पर जो ब्लू कलर से मैंने डॉट बनाया है ये वो एरिया है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। यहां से एक रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट होगी इन प्रोकैरियोट्स। जबकि यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में हमारे पास सेवरल ओआरआई जो है वो प्रेजेंट है। सेवरल ओआरआई मतलब एक से ज्यादा ओरिजिन साइट है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट जो है एक से ज्यादा है। इस बेस पे हम लोग नाम देते हैं यूकैरियोट्स में इस ओआरआई को या रेप्लिकान को मल्टी रेप्लिकॉनिक। मल्टी रेप्लिकॉनिक मतलब ये है कि एक से ज्यादा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट्स प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। तो ये जो स्टेप था ये पहला स्टेप ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब दूसरे स्टेप में जब हम लोग बात करते हैं तो एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो कैसे एक्टिवेट होते हैं, आपको पता है कि जो क्रोमोसोम है उसमें हम लोगों ने डीएनए को निकाल के देखा, तो डीएनए में हम लोगों ने बात की कि डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ये हमारे पास डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था। अब इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में दोनों स्ट्रैंड्स पर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है। ये बात हम लोगों ने की थी जब हम लोग कंसेप्ट ऑफ डीएनए और क्रोमोसोम वगैरह हम लोगों ने जब डिस्कस किया था, तो यहां पर न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो मौजूद है। इसी तरह यहां पर भी न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो मौजूद होंगे। तो हमारे पास जो है इधर एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड जो हैं इनको एक्टिवेट करना होगा, लेकिन ये वाले न्यूक्लियोटाइड नहीं, ये तो बॉन्डिंग में है। यहां पर जो न्यूक्लियोटाइड्स एक्टिवेट होते हैं, हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर फ्रीली पाए जाते हैं, तो वहां से इनकी एक्टिवेशन होगी। और ये न्यूक्लियोटाइड हमारे पास चार तरह के होते हैं। एक एएमपी, दूसरा जो है जीएमपी, फिर सीएमपी, फिर टीएमपी। अब इसका मतलब क्या है, एडेनिन मोनोफॉस्फेट, फिर ग्वानिन मोनोफॉस्फेट, फिर ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट के बाद हमारे पास जो है साइटोडीन मोनोफॉस्फेट, और लास्ट में जो है थायमिडीन या थायमीन मोनोफॉस्फेट। ये
जो न्यूक्लियोटाइड्स है ये अब नॉन एक्टिवेटेड फॉर्म में है, ये नॉन एक्टिवेटेड फॉर्म में है, इनको एक्टिवेट करना है जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर मैंने कहा फ्रीली प्रेजेंट है। अब इनको एक्टिवेट करने के लिए क्या करना होगा, यहां पर एक एंजाइम आएगा, उस एंजाइम का नाम है फास्फोराइलेज एंजाइम। फास्फोराइलेज एंजाइम जो है वो क्या करेगा, एक एक न्यूक्लियोटाइड को दो फास्फेट देगा, दो फास्फेट एएमपी को देगा, दो फास्फेट जीएमपी को देगा। ये मोनोफास्फेट के शक्ल में थे, अब ये दो फास्फेट लेने के बाद जो है ट्राई फास्फेट के शक्ल में आ जाएंगे। अब देखना, पहले एएमपी ये मोनोफास्फेट में था, अब ये एटीपी ट्राई फास्फेट के फॉर्म में आ गया है, फिर जीटीपी ट्राई फास्फेट में है, सीटीपी ट्राई फास्फेट में है और टीटीपी भी ट्राई फास्फेट में है। ये जो हमारे पास मोनोफास्फेट है और फिर अब ट्राई फास्फेट में कन्वर्ट हो गए, ये ट्राई फास्फेट वाले इनको हम लोग दो नाम देते हैं, या तो हम इनको कहते हैं फास्फोराइलेटेड न्यूक्लियोटाइड्स या फिर इनको नाम देते हैं एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स। अब हमारे पास जो एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड था वो तो हो गए, हमारे पास जो है न्यूक्लियोटाइड्स एक्टिवेट हो गए, तो नेक्स्ट जो स्टेप है वो हमारे पास होगा एक्सपोजर ऑफ पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड। एक्सपोजर ऑफ पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड में क्या होता है, एक्सपोजर ऑफ पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड में हमारे पास कुछ एंजाइम एक्ट करते हैं, उनका काम होता है एंजाइम्स का, फिर उसके बाद हमारे पास जो है कुछ फॉर्मेशन होती हैं, जिस तरह रेप्लिकेशन फोक, रेप्लिकेशन बबल। अब ये रेप्लिकेशन फोक और रेप्लिकेशन फोक बबल जो है ये है क्या, ये मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। हम लोग बात कर रहे थे एक्सपोजर ऑफ पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड की। तो एक्सपोजर ऑफ पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड में हेलिकेज एंजाइम, डीएनए जाइरेज और एसएसबीपी। एसएसबीपी क्या है ये भी मैं आपको बताता हूं। इनमें ये एंजाइम जो हैं वो वर्क करेंगे, उसमें हमारे पास बनेंगे रेप्लिकेशन फोक और रेप्लिकेशन बबल। हमने बात की थी डीएनए का, जब स्ट्रक्चर पढ़ा उस वक्त ये हमारे पास डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरह, फिर यहां से हम लोगों ने बात की कि ये जो है हेलिकल स्ट्रक्चर है इस तरह। अब यहां पर होता क्या है, यहां पर हेलिकेज एंजाइम एक्ट करेगा। हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा, इस डुप्लेक्स को ओपन कर देगा, डुप्लेक्स को ओपन करेगा। किस तरह ओपन करता है, ये हेलिकेज एंजाइम का काम हमारे पास होता है ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड्स, कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए। इनके दरमियान में हमारे पास जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने का काम जो है वो हमारे पास कौन करेगा, ये वाला एंजाइम हेलिकेज एंजाइम करेगा। अब डीएनए जाइरेज का काम होगा ये इस हेलिक्स को ओपन कर दे। जब ये हेलिक्स जो है ओपन हो गया तो उस वक्त हम लोग हेलिकेज एंजाइम के जरिए यहां पर ये जो बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी इसको ब्रेक करेंगे। जब ये ओपन होगा तो मैं आप लोगों को ओपन वाला दिखा देता हूं कि ओपन हुआ है तो उस वक्त क्या कुछ होता है। अब पहले ये इस तरह का एक और स्ट्रक्चर था इधर, लेकिन अब जो है ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ओपन हो गया है। अब जब ये ओपन हो गया तो उस वक्त हमारे पास एक बनता है रेप्लिकेशन फोक और दूसरी जो चीज है वो है रेप्लिकेशन बबल। अब रेप्लिकेशन बबल क्या है, रेप्लिकेशन फोक क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन एक और बात याद रखें, यहां पर हेलिकेज एंजाइम जब इस डुप्लेक्स को ओपन करता है तो उस वक्त यहां से फर्ज करें ये वाला ओपन हो गया तो ये यहां पर ये इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। ये जो बीच में जगह नहीं है ये पॉइंट जो है इस साइड पे शिफ्ट होगा और यहां पर आगे भी एक सुपर कोइलिंग बनती जाएगी। उस सुपर कोइलिंग को खत्म करने का काम होगा डीएनए जाइरेज। डीएनए जाइरेज जो है वो क्या करता है, इधर आके बाइंड हो जाएगा, इधर आके बाइंड होगा और ये क्या करेगा, ये पीछे सुपर कोइलिंग से बचाता जाएगा। जब ये वाला यहां इस जगह का काम क्लियर हो
तो फिर ये इसको ओपन करेगा, फिर हेलिकेज एंजाइम आएगा, इनके बीच में जो न्यूक्लियोटाइड्स है उनके हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करेगी, ब्रेक करने के बाद इसको सही ओपन कर देगी। क्लियर? अब यहां पर रेप्लिकेशन फोक और रेप्लिकेशन बबल क्या है? रेप्लिकेशन बबल, ये हमारे पास जो बबल बन रहा है, यहां से ये जो पूरा बबल एक खुली जगह है, यहां से यहां तक ये जो बबल बन रहा है, इस बबल का नाम होगा रेप्लिकेशन बबल। जबकि यहां पर जो वाई शेप स्ट्रक्चर है, वाई शेप जो स्ट्रक्चर है, इस वाई शेप स्ट्रक्चर का नाम होगा रेप्लिकेशन फोक, या फिर इसको हम लोग वाई फोक का भी नाम देते हैं, जो कि मैंने यहां पे आप लोगों को क्लियर करके बताया हुआ है। ये अगर हम लोग इस तरह रख रहे हैं तो रख लें तो ये इस तरह का वाई शेप स्ट्रक्चर बनेगा। इस वाई शेप स्ट्रक्चर का नाम है रेप्लिकेशन फोक, या फिर इसको हम लोग कहते हैं वाई फोक। अब ये जो दो स्ट्रैंड्स ओपन हुए, ये चांसेस हैं कि ये दो स्ट्रैंड्स, यानी ये दो स्ट्रैंड्स जो है एक दूसरों के साथ दोबारा जो है बाइंड हो जाएं। तो इस दोबारा बाइंडिंग से बचाने के लिए एक और एंजाइम, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन या सिंगल स्ट्रैंड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन, यहां पर ये जो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन या स्टेबलाइजिंग प्रोटीन है, ये आके क्या हो जाएगी, एक जो है इस स्ट्रैंड के ऊपर इधर बाइंड हो जाएगी, और दूसरा जो है पार्ट इसका इधर आके, पार्ट मतलब एक इधर आके बाइंड होगी, दूसरी जो है वो इधर आके बाइंड हो जाएगी। जब ये दोनों बाइंड हो गए तो ये क्या करेंगे, इन दोनों स्ट्रैंड को स्टेबल करेंगे, एक दूसरों के साथ ज्यादा दोबारा जो है वो क्या कहते हैं बाइंड ना हो। पहले ये फर्ज करो जो वाई शेप स्ट्रक्चर हमारे पास बना है, ये इस तरह बना हुआ है। अब ये वाई शेप स्ट्रक्चर तो बना, इसके ऊपर आके दो एंजाइम एक्ट होंगे। ये केप फर्ज करो बाइंडिंग स्ट्रैंड है, सॉरी क्या सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है, एक ये वाली केप एक ये वाली केप। जब ये दो आके इसके ऊपर बाइंड हो जाएं तो उस वक्त ये दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो स्टेबल हो जाएंगे। स्टेबल का मतलब ये होगा कि ये दोबारा एक दूसरों के साथ यूं बाइंड नहीं हो सकेंगे। तो ये हमारे पास जो था एक्सपोजर ऑफ डीएनए, फिर डीएनए स्ट्रैंड, फिर नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। अब जब रेप्लिकेशन बबल बन गया, रेप्लिकेशन फोक बन गए, तो हमारे पास शुरू होगा फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर का। आरएनए प्राइमर का बनना क्या मतलब ये है कि इसमें एक प्राइमर बनेगा, जिसको हम लोग अभी डेफिनेशन पढ़ेंगे उसकी कि आरएनए प्राइमर है क्या। तो ये जो आरएनए प्राइमर बनता है वो प्राइमेज एंजाइम के वजह से बनता है। प्राइमेज एंजाइम का वर्क जो है, फंक्शन जो है वो अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि प्राइमेज एंजाइम जो है वो प्राइमर की एडिशन करेगा। तो यहां पर हमारे पास, मैं इसको मिटा रहा हूं, डायरेक्ट आपको ये स्ट्रैंड समझा रहा हूं। तो यहां पर जो है हमारे पास शुरू होगा क्या चीज, आरएनए प्राइमर का बनना। आरएनए प्राइमर जो है, एक आरएनए प्राइमर यहां से बनेगा, 3 एंड से बनना शुरू हो जाएगा, एक स्ट्रैंड के 3 एंड से, और दूसरे स्ट्रैंड के हमारे पास जो वाई शेप स्ट्रक्चर था यहां से आगे बनना शुरू हो जाएगा। 2 स्ट्रैंड बनने शुरू होंगे, 2 प्राइमर्स ऐड होंगे, और ये ऐड करने वाला जो एंजाइम है उसका नाम है प्राइमेज। अब ये प्राइमेज जो प्राइमर बनाता है ये असल में है क्या, तो आरएनए प्राइमर इज अ शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। एक न्यूक्लियोटाइड्स का शॉर्ट एक सीक्वेंस है जो कि 4 to 12 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल है। मींस के ऐसी एक छोटी सी सीक्वेंस जो है बन जाएगी जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स जो है 4 से 12 न्यूक्लियोटाइड जो है वो प्रेजेंट होंगे, 4 से 12 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होंगे इधर भी। और यहां पर ये जो डीएनए स्ट्रैंड है, इधर तो पहले से ही क्या चीज मौजूद है, हमारे पास मौजूद है न्यूक्लियोटाइड्स, इधर पहले से मौजूद है, और ऊपर से प्राइमर बना। प्राइमर बनाने का काम प्राइमेज एंजाइम का है। अब जब प्राइमर बन गए तो इनके न्यूक्लियोटाइड्स का आपस में बेस पेयरिंग करवाना है। तो बेस पेयरिंग कैसे होगी, उसके लिए हम लोग देखते हैं बेस पेयरिंग वाला जो स्टेप है उसको। तो बेस पेयरिंग में हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेस
attracts their complementary phosphorylated nucleotides। मैंने बात की थी phosphorylated nucleotides की, तो यहां पर जो phosphorylated nucleotides हमारे पास हैं, उन phosphorylated nucleotides जो हैं अपने complementary जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उसको अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करने के बाद इनकी बाइंडिंग कैसे होती है, तो इसके लिए भी एक एंजाइम रिक्वायर्ड होता है। उस एंजाइम का नाम हमारे पास है पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम। पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम। अब ये पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम क्या था, क्या करता है? पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम जो है दो फास्फेट ग्रुप जो है, दो फास्फेट इस एटीपी से रिमूव करेगा। मतलब पहले क्या था? एएमपी। शुरू में जब मैंने आपको बताया उस वक्त था हमारे पास एएमपी। एएमपी से फिर हमारे पास जो है ये एटीपी के अंदर कन्वर्ट हुए थे विद द एक्शन ऑफ फास्फोराइलेज एंजाइम। फास्फोराइलेज ने दो न्यूक्लियोटाइड्स दिए थे, दो फास्फेट दिए थे, तो वो दो फास्फेट की वजह से ट्राई फास्फेट में जो न्यूक्लियोटाइड्स थे वो कन्वर्ट हो गए थे। तो अब ये जो ट्राई फास्फेट है इनको कन्वर्ट करना है वापस एएमपी में, एएमपी मोनोफास्फेट के शक्ल में। तो यहां पर ये जो पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम है ये दो फास्फेट को रिमूव करेगा। दो फास्फेट रिमूव होने के बाद यहां पर साथ में एनर्जी भी रिलीज होगी, साथ में एनर्जी रिलीज होती है और ये कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब ये जो फास्फोराइलेटेड न्यूक्लियोटाइड्स थे ये कन्वर्ट होंगे दोबारा से किसमें? एएमपी के अंदर, और इनके अंदर बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग में यहां पर जो एनर्जी रिलीज हुई थी वो एनर्जी हेल्प करेगी, यूज्ड होगी इन द बॉन्डिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स के फॉर्मेशन में हमारे पास जो है ये क्या होगी? ये एनर्जी यूज होगी। तो यहां तक जो था वो हमारे पास बेस पेयरिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेस पेयरिंग से आगे जो है डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।